हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले समझौतों को लेकर एक विशेष निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि भारत में भारत सरकार द्वारा जो तमाम समझौते किए जाते हैं, जो कि राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, उन समझौतों में भारत सरकार भी एक पक्ष के तौर पर शामिल होगी और भारत सरकार राष्ट्रपति के नाम पर किए जाने वाले तमाम समझौतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। आज इसी पूरे विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरह का विवाद मौजूद था और उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह का डिसीजन आया है। इसके बाद हम संविधान के अनुच्छेद 299 पर भी बात करेंगे, जिसका जिक्र इस पूरे मामले में बार बार देखने को मिल रहा है। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला क्या है, उस मामले की बात करते हैं। तो इस मामले की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब भारत सरकार की ओर से गृह मंत्रालय द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक समझौता किया जाता है। ये समझौता हुआ था ग्लोब एशिया पैसिफिक नाम की एक कंपनी के साथ। इस समझौते के तहत मुख्य तौर पर यह तय किया गया था कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी भारत सरकार को यानी गृह मंत्रालय को 31,756 ग्लॉक पिस्तौल की आपूर्ति करेगा, सप्लाई करेगा। अब ग्लॉक पिस्तौल की बात करें तो ये एक बहुत छोटी सी पिस्तौल होती है, जिसे हाथ से चलाया जाता है। तो इस पिस्तौल की आपूर्ति को लेकर एक समझौता किया गया था। लेकिन धीरे धीरे सरकार को ये लगने लगा कि ये जो कंपनी है ये अपने समझौते को पूरा नहीं कर रही है। और साल 2021 के आसपास यानी कि समझौते किए जाने के तकरीबन 10 सालों बाद भारत सरकार द्वारा मुख्य तौर पर प्रदर्शन बैंक गारंटी के प्रावधान को लागू कर दिया जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का जो प्रावधान था उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इस प्रावधान की बात करते हैं। तो ये प्रावधान मुख्य तौर पर एक बैंक गारंटी होता है। इसको एक बैंक द्वारा किए जाने वाले वादे के तौर पर देख सकते हैं, जहां बैंक ये कहता है कि यदि किसी समझौते का कोई पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक स्वयं सामने आकर उन जिम्मेदारियों को पूरा करेगा, समझौते के दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो ये तो बैंक गारंटी की बात हुई। अब जो ये कंपनी थी ग्लॉक एशिया पैसिफिक, इस कंपनी को ये लगा कि भारत सरकार ने जो इस प्रावधान को लागू किया है वो पूरी तरह से गलत था, यानी कि सरकार द्वारा एक अनुचित कार्यवाही की गई थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने एक आर्बिट्रेशन की मांग की, एक मध्यस्थता की मांग की। और साथ ही ये भी कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जस्टिस को, किसी रिटायर्ड न्यायाधीश को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया जाए। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई पक्ष किसी समझौते में मध्यस्थता की मांग करता है, तो इसके लिए जरूरी होता है कि दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए राजी हों, यानी कि भारत सरकार का भी मध्यस्थता के लिए राजी होना अनिवार्य था और भारत सरकार इसके लिए राजी हो भी गई। लेकिन सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति को लेकर अपना वीटो लगा दिया, यानी कि सरकार ने चाहती थी कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त ना किया जाए, क्योंकि सरकार का कहना था कि समझौते के प्रावधान के मुताबिक केवल विधि मंत्रालय, केवल लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को ही मध्यस्थ के तौर पर, आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जो ग्लॉक एशिया पैसिफिक कंपनी थी, उसको सरकार के इस डिसीजन से बहुत ज्यादा समस्या थी और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने इस प्रावधान को, समझौते के इस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दे दी। क्योंकि इस कंपनी का कहना था कि सरकार इस समझौते के माध्यम से निपटान करने के लिए, इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए अपने ही कर्मचारी को नियुक्त कर रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी का कहना था कि एक बायस्ड जैसी स्थिति बन रही है। जाहिर तौर पर कंपनी के हितों के साथ एक भेदभाव देखने को मिलेगा और इसी भेदभाव से बचने के लिए इस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी। तो ये तो इस पूरे मामले की बात हुई और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जानने से पहले हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में किन आधारों पर सरकार के डिसीजन को चुनौती दी गई थी, वो समझौते के प्रावधान को किन आधारों पर चुनौती दी गई थी।
उनकी बात करें तो इस समझौते के प्रावधान को मुख्य तौर पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12(5) के तहत चुनौती दी गई थी। अब क्या कहती है ये धारा? तो ये धारा कहती है कि भारत में वो व्यक्ति मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो कि इस पूरे अधिनियम की 7वीं अनुसूची में जो संबंधों की श्रेणी दी गई है, जो रिलेशंस की कैटेगरीज दी गई हैं, उसमें आता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इस पूरी अनुसूची में जो संबंधों की सूची दी गई है उसके तहत शामिल है, तो उस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन कौन से व्यक्ति हैं उनकी बात करें, 7वीं अनुसूची ये कहती है कि समझौते के जो दो पक्ष हैं, जो पार्टीज हैं, उन दोनों पार्टीज द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि उनमें से किसी एक का कर्मचारी हो, किसी एक का एम्प्लॉय हो, किसी एक का सलाहकार हो, एडवाइजर हो, या फिर किसी एक पक्ष के साथ उसके व्यावसायिक संबंध रहे हो या फिर व्यावसायिक संबंध मौजूद हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। और इन्हीं तर्कों का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, और ये निर्णय जो आया है ये ग्लॉक एशिया पैसिफिक कंपनी के पक्ष में दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है कि भारत सरकार के कर्मचारी को मध्यस्थ के तौर पर, लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल को आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तो डिसीजन की बात हुई। इसके अलावा मुख्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार जो है वो एक पक्ष है, और क्योंकि भारत सरकार एक पक्ष है, एक पार्टी के तौर पर काम कर रही है, तो ऐसे में जो भारत सरकार के तहत एम्प्लॉय है, यानी कि लॉ मिनिस्ट्री का ऑफिशियल, उस व्यक्ति को हम एक कर्मचारी के तौर पर देखेंगे, और कर्मचारी होने की वजह से वो जो व्यक्ति है वो आर्बिट्रेटर के तौर पर नियुक्त नहीं हो सकता है। हालांकि भारत सरकार ने जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार इस समझौते का पक्ष नहीं है, क्योंकि उस समय 2011 में जब ये समझौता हुआ था तो ये समझौता राष्ट्रपति के नाम पर किया गया था, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 में यही कहा गया है कि भारत सरकार जो भी समझौते करेगी वो तमाम समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि जो अनुच्छेद 299 है वो मुख्य तौर पर समझौतों की केवल कानूनी औपचारिकताओं की बात करता है, और मुख्य तौर पर यही वजह है कि सरकार जो है वो तमाम विवादात्मक दायित्वों को, यानी कि समझौते के तहत सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सरकार अनिवार्य तौर पर सरकार को काम करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को मध्यस्थ के तौर पर भी नियुक्त कर दिया है, मीडिएटर के तौर पर भी नियुक्त कर दिया गया है। तो ये तो इस पूरे मामले की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में अनुच्छेद 299 क्या कहता है उस पर बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 299 को समझने से पहले हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 298 पर भी बात करनी होगी। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 298 है वो भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारों को व्यापार, व्यवसाय, संपत्ति अधिग्रहण, धारण और निपटान जैसे तमाम मामलों में किसी दूसरे पक्ष के साथ समझौता करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी भारत सरकार अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ, किसी दूसरे पक्ष के साथ कोई समझौता कर सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 298 की हुई, अब अनुच्छेद 299 पर बात करते हैं। तो अनुच्छेद 299 ये बताता है कि सरकार अनुच्छेद 298 के तहत जो समझौता करेगी उस समझौते को लागू किस तरह से किया जाएगा, उस समझौते का निपटान किस तरह से किया जाएगा। ये अनुच्छेद ये बताता है कि भारत में जो भी सरकार समझौते करेगी, यानी कि केंद्र सरकार जो भी समझौते करती है वो समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, और राज्य सरकार जो भी समझौते करती है वो समझौते मुख्य तौर पर राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे। इसके अलावा यही आर्टिकल ये भी बताता है कि राष्ट्रपति ये भी तय करेगा कि उन समझौतों के निष्पादन की विधि क्या होगी और उस विधि को पूरा करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होगा। यानी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नामित भी कर सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 का एक सब क्लॉज भी है, सब क्लॉज 2, जो ये कहता है कि भारत सरकार जो भी तमाम समझौते करेगी राष्ट्रपति के नाम पर, राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो उन समझौतों के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे।
इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति या जो जो सरकार है या सरकार का कोई ऑफिशियल है, कोई अधिकारी है, वो राष्ट्रपति के नाम पर कोई समझौता कर लेता है, लेकिन आगे चलकर वो समझौता विफल हो जाता है। तो ऐसे में जिस व्यक्ति के साथ, जिस पक्ष के साथ समझौता किया गया था, वो व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के नाम पर कोई मामला दायर नहीं कर सकता है, कोई केस नहीं कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पर इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये अनुच्छेद 299 और 98 की बात हुई। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई भी समझौता किसके नाम पर किया जाता है? तो राज्य सरकार यदि किसी पक्ष के साथ कोई समझौता करती है, वो समझौता किसके नाम पर होगा? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति के नाम पर, ऑप्शन बी राज्यपाल के नाम पर, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री के नाम पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।